हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 26 नवंबर 2020 के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहली न्यूज़ है नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल के बारे में। देखिए, नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल का 10वां एडिशन समाप्त हुआ वर्चुअल मोड के अंदर। अब जान लेते हैं नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल के बारे में। देखिए, विज्ञान प्रसार जो है, जो कि एक ऑटोनोमस एजेंसी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसने इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया क्योंकि ये जो फेस्टिवल है उसका जो प्रयास रहा है साइंस की पॉपुलराइजेशन में वो काफ़ी अहम रहा है। इसके अलावा ये फेस्टिवल जो है वो एक यूनिक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है ताकि साइंस फिल्म को शोकेस किया जा सके, जिसको यहाँ पर बनाया जाता है प्रोफेशनल्स के द्वारा। इसके अलावा अमेचर और स्टूडेंट फिल्म मेकर जो होते हैं वेरियस थीम्स के का यूज़ करते हैं इस तरह के फिल्मों को बनाने के लिए। तो यहाँ पर नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 को ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया विज्ञान प्रसार और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के द्वारा। इसमें टोटल 115 फिल्म्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसको सिलेक्ट किया गया था 10 मेंबर जूरी के द्वारा। तो इन सारी फिल्मों को जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है इस फेस्टिवल के दौरान उनको स्क्रीनिंग की जाएगी उसकी। इसमें जो फिल्म्स होंगे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मलयालम, कश्मीरी, बंगाली, मराठी, पंजाबी और तमिल लैंग्वेजेस में भी यहाँ पर फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अगली न्यूज़ है री इन्वेस्ट 2020 के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो 3rd ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो को इनॉग्रेट करेंगे 26 नवंबर 2020 के दिन। तो इस समिट को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 26 से 28 नवंबर 2020 के बीच में। तो जो थीम होगी इस बार री इन्वेस्ट 2020 की वो है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। यहाँ पर फीचर किया जाएगा 3-day कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एंड फ्यूचर एनर्जी चॉइसेस को। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, डेवलपर, इन्वेस्टर और इनोवेटर का एग्जीबिशन किया जाएगा। इसका एम है कि जो सक्सेस थी फर्स्ट 2 एडिशन की जो हुई थी 2015 और 2018 में, उसको बिल्डअप करना और प्रोवाइड करना एक इंटरनेशनल फोरम, ताकि जो इन्वेस्टमेंट फॉर प्रमोशन है वो की जा सके रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। अगली न्यूज़ है लचित बोरफुकन जी के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर लचित बोरफुकन जी को ट्रिब्यूट पे किया लचित दिवस के दिन। लचित बोरफुकन जी का जन्म 1622 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1672 के दिन हुई थी। वो एक कमांडर थे और जो ये बोरफुकन इलाका है वो अभी अहोम किंगडम में लोकेटेड है, जो कि अभी प्रेजेंट आसाम में लाई करता है। लचित बोरफुकन जी की अगर बात की जाए तो उनको मेनली उनके लीडरशिप की वजह से जाना जाता है, जो लीडरशिप उन्होंने 1671 के बैटल ऑफ सराय घाट में दिखाई थी। तो वहाँ उन्होंने मुगल फोर्सेस का जो अटेम्प्ट था अहोम किंगडम पे कब्जा करने का, जब वो कमांडर राम सिंह के अंडर उन्होंने ये अटेम्प्ट किया, तब लचित बोरफुकन जी ने उनके इस प्लान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और यहाँ पर उनकी शानदार लीडरशिप का मुजाहरा किया। तो यहाँ पर 24 नवंबर के दिन हर साल लचित दिवस या लचित डे को सेलिब्रेट किया जाता है आसाम के अंदर, ताकि वहाँ पर जो हीरोइज्म थी लचित बोरफुकन जी की उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा सके। इसके अलावा जो विक्ट्री हुई थी आसमी आर्मी की उस बैटल ऑफ सराय घाट में, उसको सेलिब्रेट किया जा सके। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको जान लेते हैं। देखिए, लचित बोरफुकन जी के नाम पर लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल दिया जाता है जो भी एनडीए के बेस्ट कैडेट होते हैं उनको। इसके अलावा जो बेस्ट पासिंग आउट कैडेट होते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में, उनको भी लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल दिया जाता है हर साल 1999 से लेके अभी तक। अगली न्यूज़ है नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में। देखिए, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है इस साल काफ़ी कम रहा। अगर बात की जाए साउदर्न पेनिनसुला रीजन के बारे में, तो जो रेनफॉल रहा इस साल वो भी काफ़ी कम रहा है अभी तक। तो जो रीज़न है इसका वो है ला नीना कंडीशन का बनना लो प्रेशर बेल्ट के साथ, जो कि करंटली लाई करता है नॉर्थ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन पे। अब जान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में। देखिए, इंडिया जो रेनफॉल रिसीव करता है वो 2 सीज़न के अंदर करता है। यहाँ पर 70% जो है उससे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है हमारी कंट्री जो रिसीव करती है
वो साउथ वेस्ट मानसून से करती है, जो कि जून और सितंबर के बीच में लाई करती है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो अक्टूबर टू दिसंबर जो है वो देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी स्मॉल स्केल मानसून है और ये कन्फाइन रहती है साउदर्न पेनिनसुला रीजन तक। इसको विंटर मानसून के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो रेनफॉल होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से एसोसिएट रहती है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है तमिलनाडु, पुडुचेरी, करिकल, यनम, कोस्टल आंध्र प्रदेश, केरला, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, माहे और लक्षद्वीप के एरिया में। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ला नीना जो है वो किस तरह से नॉर्थ ईस्ट मानसून से रिलेटेड है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब ला नीना कंडीशन शुरू होती है तो वहाँ पर जो रेनफॉल एसोसिएटेड होता है साउथ वेस्ट मानसून से वो इन्हेंस हो जाता है, जिसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो रेनफॉल एसोसिएट होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से। तो ला नीना ईयर में क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर या साइक्लोन हम बोल सकते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है बे ऑफ बंगाल में, जो कि सिग्निफिकेंटली नॉर्थ में होता है अपने नॉर्मल पोजीशन से। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ मूविंग वेस्टवर्ड ये जो सिस्टम है वो रिकर्व हो जाता है और ये लाई करता है नॉर्थ ऑफ देयर नॉर्मल पोजीशन, जिसकी वजह से जो रेनफॉल होती है वो ज़्यादा नहीं हो पाती है साउदर्न रीजन में, लाइक तमिलनाडु। तो इसका इस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है ला नीना कंडीशन का। अगली न्यूज़ है मोबाइल ऐप्स बैन के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 43 से ज़्यादा मोबाइल ऐप्स को बैन किया है, जिसमें अली एक्सप्रेस, अली पे कैशियर और कैम कार्ड भी शामिल हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्यूसडे को कहा कि उन्होंने 43 मोबाइल एप्लीकेशन को बैन किया है, जिसमें मेजरली चाइनीज़ एप्लीकेशन शामिल थे, जैसे अली सप्लायर, अली एक्सप्रेस, अली पे कैशियर, कैम कार्ड और डिंग टॉक, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। इसके अलावा जो नेशनल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी है वो इसको भी हर्ट करता है। अब जान लेते हैं कि ये बैन क्यों किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक ऑर्डर इशू किया, जो कि अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आती है। तो इसमें जो 43 मोबाइल ऐप्स है उसके एक्सेस को ब्लॉक किया गया है। यहाँ पे कहा गया कि ये जो एक्शन लिया गया है इन ऐप्स को ब्लॉक करने का, वो इस वजह से किया गया है क्योंकि ये जो ऐप्स हैं वो हमारी कंट्री की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और जो डिफेंस ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑर्डर को हर्ट करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ने यहाँ पर एक ऑर्डर इशू करते हुए इन सारे ऐप्स के एक्सेस को ब्लॉक किया, जिसको यूज़ किया जा रहा था इंडिया के अंदर। तो ये जो बैनिंग की गई है वो एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स के बेसिस पे की गई है, जिसको कि रिसीव किया गया था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर के अंडर। गवर्नमेंट यहाँ पे कमिटेड है ताकि वो जो सिटीजन है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और हमारी कंट्री की जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है उसको हर फ्रंट पे इंश्योर कर सके और इसमें जो भी पॉसिबल स्टेप है वो उठाए। इससे पहले क्या बैन हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अभी तो फिलहाल 43 एप्लीकेशन को बैन किया गया है। तो यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन जो अभी तक बैन किए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा वो टोटल 177 चाइनीज़ ऐप हैं जो अभी तक बैन हो चुके हैं। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है पहली बार कि वो 59 ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसमें ई कॉमर्स टू गेमिंग, सोशल मीडिया, ब्राउज़र, इंस्टेंट मैसेजिंग और फाइल शेयरिंग जैसी चीज़ें भी हैं जो कि बैन की गई जब हमारे इंडिया और चाइना के बीच में जो जून के मंथ से जो टेंशन स्टार्ट हुआ है उसके बीच में। इसके अलावा जो सेकंड ट्रेंच है उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो 118 पॉपुलर गेम्स और एप्लीकेशन को बैन करेगी, जिसमें वी चैट वर्क, बैदू, पबजी, राइज ऑफ किंगडम, लॉस्ट क्रूसेड एंड अली पे भी शामिल हैं। तो इस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को बैन किया है। अब जान लेते हैं सेक्शन 69 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में। देखिए, 69A जो है वो पावर देता है कि इशू किया जा सके किसी भी तरह के पब्लिक एक्सेस के ब्लॉकिंग के डायरेक्शन को। अब जान लेते हैं सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में। देखिए, सेक्शन 69A जो है वो पावर देता है ताकि जो ब्लॉकिंग है पब्लिक एक्सेस के लिए उसके लिए यहाँ पर डायरेक्शन को इशू किया जा सके
जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कंप्यूटर रिसोर्सेज के द्वारा। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि वो इस एक्ट के द्वारा ऑथराइज है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें कंट्री की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, डिफेंस और सिक्योरिटी को यहाँ पर किसी भी तरह का थ्रेट है या किसी फ्रेंडली रिलेशन के फॉरेन स्टेट के साथ अगर कोई थ्रेट है या पब्लिक ऑर्डर पे किसी तरह का खतरा है, तो वो इस सेक्शन का इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट में डायरेक्शन इशू कर सकती है। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर और सेफगार्ड हैं वो सब्जेक्ट हैं ताकि जो भी एक्सेस है पब्लिकली किसी चीज़ को करने की, उसको ब्लॉक किया जा सके, जैसा कि इस एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा जो भी इंटरमीडियरी है जो फेल करते हैं कंप्लाई करने का इस डायरेक्शन को जिसको इशू किया गया है सब सेक्शन 1 में, उनको पनिश किया जाएगा बाय इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 7 साल तक के लिए। इसके अलावा इसमें फाइन देने का भी प्रावधान है। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।